मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे संचयन का पाठ स्मृति, जिसके लेखक हैं श्री राम शर्मा जी। कल हमने श्री राम शर्मा जी का जीवन परिचय पढ़ा था, उनका साहित्य में योगदान पढ़ा था। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि जो उन्होंने पाठ स्मृति लिखा है आखिर उसमें क्या है, उन्होंने किस यादों का वर्णन किया है। स्मृति शब्द का अर्थ होता है, कल मैंने आपको बताया था, यादें, पुरानी यादें। तो उसी के बारे में उन्होंने लिखा है। इसमें श्री राम शर्मा जी ने अपने बाल्यकाल का वर्णन किया है, बचपन का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि सन 1908 की बात है। उस समय में लेखक की उम्र 11 वर्ष थी। एक उनके छोटे भाई थे जिनकी उम्र लगभग 8 वर्ष की थी। उस समय लेखक, शायद उन्होंने खुद ही वर्णन किया है कि मैं शरारत करता था, जो प्रायः सभी बच्चे करते हैं, तो वही उनका भी था। बाल सुलभ घटनाएं होती ही हैं। तो उन्होंने बताया कि एक बार मैं झरबेरी से, झरबेरी अर्थात बेर की झाड़ी, कि मैं झरबेरी से पेड़ तोड़ा था। और उस समय उन्होंने वर्णन किया है कि वो दिसंबर का आखिरी या जनवरी का पहला सप्ताह रहा होगा। और साधारण है, क्योंकि आप जानते हैं दिसंबर आखिरी में, जनवरी में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो उस समय का उन्होंने वर्णन किया है। साथ में उन्होंने बताया कि 1-2 दिन पहले वर्षा भी हुई थी, तो बारिश होने के कारण मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी। शाम के 4 बजे थे और उस समय वे बेर की झाड़ी से पेड़ तोड़ रहे थे। अब उनके पास जो डंडा था, उसी को डंडे को मार मार कर पेड़ तोड़ रहे थे। इतनी ही देर में एक गांव से कोई व्यक्ति आया और उसने आकर लेखक से कहा कि तुम्हारे बड़े भाई तुम्हें तुरंत बुला रहे हैं। लेखक बुरी तरह डर गया, क्योंकि वो अपने बड़े भाई से बहुत ज़्यादा डरते थे। उन्हें लगा कि जरूर किसी ने जाके आज शिकायत कर दी होगी। शाम के 4 बजे हैं, इतना ठंड का मौसम है, और ऊपर से ये पेड़ की झाड़ी से हम पेड़ तोड़ रहे हैं, क्योंकि झाड़ियों से पेड़ तोड़ने में कांटे लग सकते हैं। तो वो बुरी तरह डर गए। डरते डरते लेखक घर पहुँचे। पीछे पीछे उनका छोटा भाई भी था। उन्होंने कहा, उनका छोटा, उन्होंने वर्णन किया है आगे, मेरा छोटा भाई हमेशा मेरे साथ ही रहता था, तो छोटा भाई भी पीछे पीछे था। लेखक डरते डरते जब घर में पहुंचे तो जाके देखा कि बरामदे में उनके बड़े भाई बैठे हुए, और बड़े भाई बैठे हुए पत्र लिख रहे थे। उन्हें थोड़ा सा जान में जान आई, क्योंकि बड़े भाई से बहुत ज़्यादा डरते थे। बड़े भाई ने छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा मार करते थे, क्योंकि वो उन्हें अनुशासन में रहना सिखाते थे। उन्होंने देखा और चिट्ठियाँ जैसी उन्होंने लिखी, उन्होंने 3 चिट्ठियाँ लेखक को दे दी और उनसे कहा कि एक बात ध्यान से सुन लो, ये चिट्ठियाँ मक्खनपुर डाकखाने में डाली हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जरूरी चिट्ठियाँ हैं, ये आज ही डाकखाने से निकल जानी चाहिए। उस समय उन्होंने कहा 4 बजे का टाइम था, रात जानते ही हैं कि 5 बजे पोस्ट ऑफिस से चिट्ठियाँ निकलती हैं, पत्रों को निकाला जाता है। उन्होंने कहा, और फिर मक्खनपुर ज़्यादा दूर नहीं था, लेखक पढ़ने के लिए भी मक्खनपुर गाँव जाया करते थे। तो उन्होंने तीनों चिट्ठियाँ ली। उन्होंने कहा खुशी खुशी कि हो जाएगा ये तो, क्योंकि मक्खनपुर जाना आना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, दिन में कितने चक्कर वो काटा करते थे। उन्होंने वो तीनों चिट्ठियाँ, उन्होंने कहा था महत्वपूर्ण है, होनी चाहिए कि खो ना जाए, तो उन्होंने तीनों चिट्ठियाँ अपने सर पे टोपी पे रखी, ऊपर से टोपी लगा ली और सर पे वो चिट्ठियाँ रखी। ठंड थी बहुत ज़्यादा, तो दोनों भाइयों ने एक एक धोती अपने सर पर बांध ली कि जिससे टोपी इधर उधर खिसके तो चिट्ठियाँ निकल ना जाए। दोनों भाइयों ने टोपी लगाई और धोती से सिर को बांध लिया, और उसके बाद वे चिट्ठियाँ लेकर निकले। पीछे से उनकी माँ ने कहा कि जा रहे हो तो ऐसा करो, खाने के लिए थोड़े से चने ले आओ। और उन्होंने कहा ये चने, ये उन्होंने बताया ये लिखा हुआ है भुजाने के लिए, भुजाने अदर भुनवाने के लिए, कि इनको भुनवाना है। ये बात याद रखना। ये सामने मैंने आपको आज जितना हुआ है ये उसके शब्दार्थ लिखे हैं। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था, लेखक ने पढ़ा चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था, बहुत कड़ी सर्दी, बहुत भयंकर वाली ठंड होना। आशंका थी, जब वो जा रहे थे तो उनके मन में आशंका थी कि पता नहीं बड़े भाई मुझे क्या कहेंगे, यानी बड़े भाई के प्रति उनके मन में डर था। फिर उन्होंने कहा झरबेरी पेड़ की झाड़ी होती है, भुजाने का अर्थ है भुनवाने के लिए, कि माँ ने एक धोती में उन्हें थोड़े से चने दिए कि इन चनों को जब जा रहे हो तो मक्खनपुर से भुनवा लें। और अब उन चनों को लेकर तीनों चिट्ठियों को सर पे अपना लेके लेखक अपना दौड़ते दौड़ते चल गए।
लेखक ने कहा है कि मेरी आदत थी कि मैं अपने साथ में एक डंडा जरूर रखता था और वो डंडा था बबूल की लकड़ी का। बबूल की लकड़ी का उन्होंने कहा आज तो उस डंडे में जो ताकत थी वो ताकत किसी राइफल में भी नहीं है, यानी बंदूक में भी वो ताकत नहीं होगी जितनी मेरी बबूल के डंडे में थी। क्योंकि उन्होंने बताया कि वो बबूल का डंडा ना जाने कितने सांपों का नारायण वाहन बन चुका था। नारायण वाहन बनना अर्थात नारायण वाहन कहते हैं गरुड़ पक्षी को, कि वो डंडा बबूल का डंडा कितने ही सारे सांपों को मोद के घात उतार चुका था। तो इसलिए लेखक सांपों से तो डरता नहीं था, डंडा साथ में रखता था। अब उसने बताया वो डंडा कितने काम आता था, सांपों को मारने के काम आता था। अगर बेर है, झड़बेरी से, बेर की झाड़ी से बेर तोड़ने के काम आता था, आम के बाग से आम तोड़ने के काम आता था। तो वो डंडा उसने कहा मैं अपने साथ हमेशा रखता था। उस डंडे को लेखक ने साथ में लिया और वो खुशी खुशी चल दिया। लेखक का कहना है कि रास्ते में मक्खनपुर और लेखक के गांव के बीच में एक कुआं पड़ता था और वो कुआं जो था बिल्कुल सूखा था, पानी उसमें नहीं था। लगभग उन्होंने कहा कि 36 फीट गहरा कुआं था। एक बार लेखक ने वर्णन किया कि मैं स्कूल से आ रहा था, स्कूल से आते हुए मैंने देखा, मन में थोड़ा सा ये था बच्चों में जो शरारतें होती हैं आते जाते पत्थर मारना, कि ऐसे ही खुशी खुशी मैंने कुएं में पत्थर मारा ये देखने के लिए कि पत्थर से मारने से जो कुएं में प्रतिध्वनि होगी, जो एक तरह से कुछ भी चीज खाली जगह पर फेंको तो फिर अपनी ही आवाज सुनाई देती है, अपनी ही प्रतिध्वनि सुनाई देती है, उसको सुनने के लिए लेखक ने एक पत्थर जो है वो कुएं में फेंका। लेकिन कुएं में एक कोई जहरीला सांप आ गया था, बहुत भयंकर सांप था। जैसे उसने पत्थर फेंका एकदम से उस सांप ने फुंकार मारी। तो उसने जब फुंकार मारी लेखक को बड़ी खुशी हुई, देखा क्योंकि उसकी फुंकार की प्रतिध्वनि भी उन्हें सुनाई दी। लेखक खुश हो गया। लेखक के साथ जितने भी उसके मित्र स्कूल से आ रहे थे सब ने एक एक पत्थर मारा और जितनी बार वो पत्थर मारते थे उतनी ही बार जो है वो सांप फुंकार मारता था। लेखक और उसके मित्रों को बड़ा मजा आता था। तो उन्होंने कहा कि हमारी रोज की आदत हो गई थी स्कूल आते जाते हमें उस कुएं में जरूर पत्थर मारना और उस सांप की फुंकार सुननी। आदत से लेखक ने कहा मैं मजबूर था, उस दिन भी मक्खनपुर जा रहा था, कुआं रास्ते में खुला और कुएं के पास दोनों भाई रुक गए। मन हुआ कि चलो रोज की जो आदत है उसको कर लेते हैं। लेखक ने पत्थर उठाया और पत्थर उठाकर वो कुएं में फेंकने लगा। उसकी आदत थी जब वो कुएं में पत्थर फेंकता था तो जो सर पे टोपी होती थी उसको एक हाथ से पकड़ लेता था कि कहीं टोपी भी कुएं में ना गिर जाए। उस दिन भी उसने वही किया। उसने एक हाथ से पत्थर उठाया और कुएं में डाला और दूसरे हाथ से उसने अपनी टोपी उठाई। नीचे वो देखता भी था कि देखते हैं सांप को पत्थर लगा या नहीं, तभी तो सांप फुंकारता था। उसने जैसे ही नीचे झांकने के लिए टोपी उठाई, तीनों की तीनों चिट्ठियां उसकी टोपी में से निकलकर चक्कर खाती हुई नीचे जा गई। लेखक ने उसे पकड़ने की कोशिश भी की लेकिन वो उसकी पकड़ से बहुत दूर जा चुकी थी। अब लेखक की हालत बहुत खराब थी, बिल्कुल बदहवास हो गया था, समझ नहीं आ रहा था क्या करे, क्योंकि भाई ने कहा था चिट्ठियां महत्वपूर्ण हैं और आज ही डाकखाने से निकल जानी चाहिए। लेकिन चिट्ठियां तो लेखक के पास से बहुत दूर जा चुकी थी। जब अब लेखक को चिंता हुई कि वो क्या करे। उस दिन लेखक ने अपना वर्णन किया है, उतना सुंदर सजीव वर्णन उन्होंने किया है कि जब वो चिट्ठियां नीचे गिरी, मैंने चिट्ठियां जाती हुई चक्कर खाती हुई तो देखी, वो कहाँ जाके गिरी। उस दिन जब मैंने पत्थर मारा तो पत्थर सांप को लगा या नहीं, अब उस दिन सांप ने फुंकार मारी या नहीं कि मुझे आज तक याद नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेखक घबरा गया था। तो घबराहट के कारण उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। किनारे पर बैठा हुआ अब लेखक पछता रहा था कि आखिर मैं क्या करूँ, मैंने ये शरारत करी ही क्यों। साथ में उसका मन हो रहा था कि बहुत ज़्यादा रोए, क्या करे, लेकिन रोना भी क्या था, रोने से कोई फायदा नहीं था। वो अब कुएं की पार पर बैठा हुआ, किनारे पर बैठा हुआ सोचता था कि एक मन में आया कि ऐसा करता हूँ, मिट्टी डाल देता हूँ सारे में और कह दूँगा कि चिट्ठियाँ तो डाकखाने में डाल है। लेकिन लेखक का कहना है कि मैंने ऐसे कभी पहले झूठ नहीं बोला था, तो अगर मुझे लग रहा था कि मैं भाई से झूठ बोलूँगा तो पकड़ा जाऊँगा, तब भी मार पड़ेगी। अगर जाके ये कह देता हूँ कि चिट्ठियाँ तो कुएं में गिर गई, तब भी भाई बहुत बुरी तरह मारेंगे कि शरारत करी क्यों तुमने, कि जो इतनी महत्वपूर्ण चिट्ठियाँ तुमने कुएं में गिरा दी।
लेखक को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मन बहुत ज़्यादा रोने को कर रहा था, माँ की याद भी बहुत आ रही थी क्योंकि माँ को ज़्यादा प्यार करती है। उन्हें लगा कि माँ बस आ जाए, गोद में लेके बैठ जाए और कह दे कोई बात नहीं बेटे, चिट्ठियाँ तो दोबारा लिखी जा सकती हैं। लेकिन ऐसा तो संभव था ही नहीं, माँ तो वहाँ आ नहीं सकती थी। तो लेखक और लेखक का भाई दोनों के दोनों कुएं के किनारे पर बैठे रोने लगे कि आखिर क्या करें। एक बार तो लेखक का कहना है कि मेरा मन हुआ कि भाग जाता हूँ, ना तो घर जाऊँगा ना सवाल जवाब होंगे, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अब ऐसा होना भी संभव नहीं था। अब लेखक को लगा कि आखिर वो क्या करे। तो यहाँ हमने अब तक इन सबका वर्णन किया है। सबसे पहले बड़े भाई द्वारा किस तरह लेखक को बुलाया गया, लेखक उस समय क्या कर रहा था, पेड़ से पेड़ तोड़ रहा था। फिर लेखक ने किस तरह से डाकखाने में जाने के लिए चिट्ठियाँ ली, फिर जाते हुए तो उसने वो शरारत की कि टोपी से चिट्ठियाँ नीचे गिरा दी, चिट्ठियाँ कुएं में गिरी। उस समय उसकी क्या मनोदशा थी, लेखक ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि वो जैसे कोई भी बच्चा होता है उससे गलती हो जाती है तो बेचारा पछताता रहता है कि मन करता है कि मैंने ये किया ही क्यों, आज मैंने ये कुएं में पत्थर फेंका ही क्यों। बार बार लेखक के मन में ये आता था कि मैंने ऐसा क्यों किया, काश मैं आज ये पत्थर ना फेंकता तो शायद ये चिट्ठियाँ सलामत रहती और टाइम पे पहुँच भी जाऊँ। तो लेकिन होता ही है कि जो शरारत की हमारी आदत हो जाती है वो छूटती नहीं है। तो बेचारा बाद में किस तरह से दुखी होता रहा। उसने इतना सुंदर वर्णन किया, उसने उस समय मेरी ऐसी दशा थी, लेखक ने कहा है कि जैसे किसी हिरन, दौड़ते हुए हिरन को जो खुश मिजाज हो, इधर उधर घास खाता हुआ दौड़ रहा हो, उसे अचानक से शिकार आके शिकारी गोली मार दे, शिकार करे उसका, तो बेचारा तड़प के रह जाता है। तो लेखक ने कहा मेरी उस समय मनोदशा, मेरी दशा भी सेम वैसी थी, बिल्कुल उसी के समान थी कि ऐसा लग रहा था अभी तो खुशी खुशी में उछलता जा रहा था और अचानक इन चिट्ठियों के गिरने से मानो किसी ने मेरी जान ही निकाल दी। आज हम क्या पढ़ेंगे, अब आपको सबको लग रहा होगा कल क्या होगा, लेखक को चिट्ठियाँ किस तरह से उसने उसका चिट्ठियाँ निकालेगा, नहीं निकालेगा या घर वापस जाएगा, इन सब को पढ़ेंगे हम कल की कक्षा में। आज जितना हमने पढ़ा, यहाँ तक बच्चों मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आज जितना हमने पढ़ा उसके शब्दार्थ मैंने लिखे हुए हैं। ये प्रश्न संख्या 1 और 2 का मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये है जुड़े का अर्थ होता है तोड़ना, प्रसन्न वदन, प्रसन्न चेहरा, खुशी खुशी चेहरे को लेकर वो जा रहा था। प्रतिध्वनि, जब एक शब्द हम बोलते हैं उसी की आवाज हमें दोबारा सुनाई देती है, गूंज, उसे कहते हैं प्रतिध्वनि। किलोरे लेता हुआ, यानी जैसे उन्होंने वर्णन किया है कि हिरन जो है वो किलोरे लेता हुआ आगे बढ़ रहा था कि शिकारी ने एक तरह से शिकार किया, उसे गोली मार दी, तो उसे कहते हैं किलोरे, यानी खेल करता हुआ, खुशी खुशी दौड़ता हुआ। फिर उन्हें क्या है उद्वेग, घबराहट, कि उद्वेग की मेरी ऐसी स्थिति कि मुझे पता ही नहीं चला कि उस दिन सांप ने फुंकार मारी या नहीं। तो ये आज के शब्दार्थ थे। कल जो हम आगे के प्रश्न पढ़ेंगे उनके शब्दार्थ। धन्यवाद।